हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरगुन सिंह और आज हम इस वीडियो में हमारे फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन को एनालाइज करेंगे, समराइज करेंगे और बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ स्माइल। अब अगर हम इस चैप्टर की थीम के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 मेन थीम देखने को मिलती हैं: पैट्रियोटिज्म, लव फॉर मदर टंग और फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी की फ्रीडम छीनी जा रही है, वो भी स्पेशली फ्रीडम टू स्पीक देयर नेटिव लैंग्वेज। और ऐसा अक्सर वॉर में होता है। ये चैप्टर लिखा है अल्फोंसे डोडे ने, जो कि एक फ्रेंच राइटर हैं, और ये चैप्टर सेट अराउंड है फ्रैंको पर्शियन वॉर के। जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया मिलके प्रशिया बनाता था। और ये चैप्टर बेस्ड है एल्सेस और लॉरेन, 2 फ्रेंच टाउन्स पे, जहां पे प्रशियन आर्मी ने कब्जा कर लिया है और अपनी जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया है। इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है कि कैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज ही हमारी फ्रीडम की बनती है और वॉर से सिविलियंस पे कितना इफेक्ट पड़ता है, उनकी डे टू डे लाइफ में कितने सारे चेंजेस आ जाते हैं और उन्हें कितनी सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इस चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट यानी कि लीड कैरेक्टर एक छोटा बच्चा है, फ्रांस, जो एक स्कूल में पढ़ता है जिसके टीचर एम हैमिल हैं। एम यहाँ पे मॉन्से के लिए स्टैंड करता है, जो कि फ्रेंच में मिस्टर होता है। ये चैप्टर स्टार्ट होता है जब फ्रांस स्कूल के लिए बहुत लेट होता है, प्लस उसने अपने पार्टिसिपल्स के होमवर्क के बारे में कुछ नहीं पढ़ा होता है। फिर वो डे को डिस्क्राइब करता है कि डे कितना वार्म और ब्राइट है, बर्ड्स चिर्प कर रही हैं यानी कि गा रही हैं, और ओपन फील्ड्स में प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं। अब जैसे जैसे फ्रांस स्कूल की तरफ बढ़ता है तो वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ जमा है, बहुत सारे लोग वहां पे खड़े होके नोटिस पढ़ रहे हैं। फ्रांस अपने स्कूल की तरफ जितनी तेज हो सकता है भाग रहा होता है, तभी ब्लैकस्मिथ वॉचर उसे बुलाता है और बोलता है कि इतनी जल्दी मत करो, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच योर स्कूल। फ्रांस सोचता है कि ब्लैकस्मिथ उसके साथ मजाक कर रहा है और वो जितनी तेज हो सकता है एम हैमिल के गार्डन में पहुंचता है, जहां पे एम हैमिल का क्लासरूम होता है, जहां वो बच्चों को पढ़ाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रांस एक्सप्लेन करता है कि जनरली कितना बसल, कितनी शोर शराबा होता है क्लास के अराउंड। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर्स, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, और अक्सर बच्चे अपने कानों पे हाथ रख के उन लेसन्स को रिपीट करते थे ताकि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, और टीचर जो रूलर होता है उसे टेबल पे मारता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जो क्लासरूम में बसल क्रिएट करती होती थी। पर जैसे फ्रांस वहाँ पहुँचता है वो देखता है ये तो बहुत क्वाइट है, बिल्कुल एक संडे मॉर्निंग की तरह, बिल्कुल भी शोर नहीं होता है क्लासरूम के बाहर। फ्रांस ने सोचा था कि वो चुपके से स्लिप इन कर जाएगा क्लास में और एम हैमिल को पता भी नहीं चलेगा, पर जब उसने ये सिनेरियो देखा कि बिल्कुल भी शोर नहीं है तो उसे गेट खोल के अंदर जाना पड़ा। पर वो इतना हैरान हुआ जब उसने देखा कि एम हैमिल ने उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि एम हैमिल ने उसे देखा और कहा, फ्रांस, हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, नाउ क्विकली गो टू योर प्लेस। फ्रांस बेंच के ऊपर से जंप करके वहां बैठ जाता है, पर वो एक चीज नोटिस करता है कि एम हैमिल अपने स्पेशल क्लोथ्स में हैं। उन्होंने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ब्लैक सिल्क कैप और फ्रिल्ड शर्ट पहनी है, जो कि सिर्फ वो प्राइस और इंस्पेक्शन डेज पे पहनते थे। अब ये बोर्ड्स में अक्सर पूछा जाता है एम हैमिल की अपीयरेंस के बारे में, तो इन 3 चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। अब फ्रांस देखता है कि क्लास का एनवायरनमेंट काफ़ी डिफरेंट है। वो नोटिस करता है कि लास्ट की सीट्स पे जो अक्सर खाली रहती थी, बिल्कुल उन बच्चों की तरह ही विलेजर्स बैठे हैं। वो देखता है कि ओल्ड हॉसर बैठा है अपनी 3 कॉर्नर्ड हैट पहन के,
फॉर्मर मेयर बैठा है, फॉर्मर पोस्टमैन बैठा है और कुछ और विलेजर्स बैठे हैं। अब इन नामों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन बैठा था क्लास में पिछले वाले बेंचेस पे। फ्रांस नोटिस करता है कि सब लोग बहुत सैड बैठे हैं और तभी एम हेमिल ग्रेव और जेंटल टोन में अनाउंस करते हैं कि माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। द ऑर्डर्स हैव कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I need you to be very attentive. फ्रांस रियलाइज करता है कि यही नोटिस तो उन्होंने टाउन हॉल पे लगाया था जहां भीड़ जमा थी, और उसे ब्लैक स्मिथ का ध्यान आता है जिसने उसे कहा था कि इतनी जल्दी मत करो, तुम टाइम पे पहुंच जाओगे। लास्ट फ्रेंच लेसन, उसे तो अभी हार्डली लिखना आता है फ्रेंच में, और उसे बुरा लगता है कि वो कैसे बर्ड्स के एग्स को हैच करते देखने जाता था, सार में नीचे स्लाइड करने जाता था, और वो ये सब रिग्रेट करने लगता है। और तभी उसे अपनी बुक्स, जो कुछ ही मोमेंट पहले उसे न्यूसेंस लगती थी, उसकी ग्रामर, उसकी सेंट्स की हिस्ट्री की बुक, वही उसे अपनी ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लगने लगती है जो वो गिव अप नहीं कर सकता। और एम हेमिल खुद, जो कि एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, अचानक से उनके जाने का आइडिया उसे अजीब फील देने लगता है। तभी वो रियलाइज करता है कि इसी लास्ट फ्रेंच लेसन के ऑनर में उन्होंने अपने संडे क्लोथ्स पहने हैं और वो उन पे दया करने लगता है। और तभी वो रियलाइज करता है कि वो सारे विलेजर्स जो लास्ट बेंच पे हैं वो एम हेमिल को और इस लास्ट फ्रेंच लेसन को रिस्पेक्ट देने आए हैं, जिन्होंने खुद कभी ना कभी पढ़ाई छोड़ दी थी, जिसको वो रिग्रेट करते हैं। वो साथ ही साथ अपने कंट्री को, जो अब उनका नहीं रहा, रिस्पेक्ट देने आए हैं और एम हेमिल को थैंक्स करने आए हैं अपनी 40 इयर्स ऑफ सर्विस के लिए जो उन्होंने उस स्कूल को दी है। फ्रांस ये सब सोच ही रहा था कि उसने अपना नाम सुना। एम हेमिल ने उसे पार्टिसिपल के रूल बताने के लिए खड़ा किया था। अब उसने एक्सप्रेस किया कि वो इस एक रूल को बताने के लिए कुछ भी दे सकता था, पर उसने अच्छे से तैयारी नहीं की थी, इसलिए वो फर्स्ट सेंटेंस में ही मफल अप हो गया, कंफ्यूज हो गया और वो घबरा कर नीचे देखने लगा। उसका हार्ट तेज तेज बीट कर रहा था, पाउंड कर रहा था। पर एम हेमिल ने उसी ओल्ड ग्रेव और जेंटल टोन में कहा कि लिटिल फ्रांस, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं उन सारे माँ बाप की गलती है जिन्होंने अपने बच्चों को खेतों पे काम करवाया, फार्म्स पे काम करवाया, कुछ एक्स्ट्रा पैसों के चक्कर पे पढ़ाई से ज़्यादा प्रेफरेंस पैसों को दिया। और एम हेमिल ने कहा इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है कि मैंने तुम्हें छुट्टी दी जब मुझे फिशिंग करना जाना होता था, या मैंने अपने गार्डन में प्लांट्स में तुमसे पानी डलवाया लिटिल फ्रांस। और इसी के साथ एम हेमिल ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, यानी कि कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल काम करने के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, जहाँ उन्होंने कहा कि यही गलती एल्सेस की भी है, जो हर चीज़ को कल पे टाल देती है और अपने पास्ट से सीखती नहीं है। और इसी के साथ एम हेमिल ने बताया कि उन प्रशियंस को अब पूरा राइट है बोलने के लिए कि तुम सब अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो, ना तुम्हें अच्छे से बोलनी आती है फ्रेंच, ना लिखनी आती है, तुम कैसे अपने आप को फ्रेंचमैन कह सकते हो। एम हेमिल फ्रेंच लैंग्वेज की ब्यूटी को एक्सप्लेन करने लगे कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और उन्होंने सबको बताया कि हमें फ्रेंच को अपने आपस में गार्ड करके संभाल के रखना चाहिए। और इसी के साथ एम हेमिल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कही इस चैप्टर की, जो हमें बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से याद रखनी है कि व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। और उसके बाद एम हेमिल ने ग्रामर खोली और वो लास्ट लेसन देने लगे। फ्रांस ने रियलाइज़ किया कि उसे सब कुछ बहुत इजी, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। उसे लगा कि उसकी कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है और एम हेमिल भी उस लास्ट लेसन को वर्ड बाय वर्ड पेशेंस से समझा रहे हैं। और ग्रामर के बाद उनका राइटिंग पे लेसन था, जिस पे एम हेमिल सबके लिए न्यू कॉपीज़ लाए थे
जहां उन्होंने फ्रांस एल्सेस करके लिखा हुआ था, जैसे फ्लैग्स पे लिखा होता है। और तभी फ्रांस ने नोटिस किया कि क्लास में कितना साइलेंस था। जो सबसे छोटे बच्चे थे वो भी अपना काम कर रहे थे और क्लास में सिर्फ पेन स्क्रैचिंग की आवाज़ थी। जो लिख रहे थे ना पेन से, उस पेन की आवाज़ थी। फ्रांस ने एक चीज़ नोटिस की कि ऊपर पिजन्स बैठे हैं और आवाज़ कर रहे हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जो एक मेन आइडिया है इस चैप्टर का। उसने कहा कि ये इन पिजन्स को भी जर्मन में ही गाने को कहेंगे। फ्रांस ने अपना काम खत्म करने के बाद नोटिस किया कि एम हेमिल अपनी चेयर पे मोशनलेस बैठे हैं। वो कभी एक चीज़ की तरफ देखते हैं, फिर दूसरी चीज़ की तरफ देखते हैं। वो सब कुछ सिंक इन कर लेना चाहते हैं, सोक कर लेना चाहते हैं जाने से पहले उस जगह की जहां उन्होंने 40 ईयर्स स्पेंड किए हैं। जैसे वो बेंचेस और डेस्क जो टाइम के साथ स्मूथ हो गए हैं, एम हेमिल वही है 40 ईयर्स से। चीज़ें चेंज हो रही हैं। वो वॉलनट ट्री जो बड़ा हो गया है, वो हॉप वाइन जो खुद एम हेमिल ने प्लांट की थी, वो अब इतनी बड़ी हो गई है कि विंडोज़ के राउंड रोल हो रही है और रूफ तक पहुंच गई है। तभी फ्रांस ने फर्नीचर की आवाज़ सुनी जो ऊपर वाले रूम में एम हेमिल की सिस्टर मूव कर रही थी, क्योंकि उन दोनों को, एम हेमिल और उनकी सिस्टर को, नेक्स्ट डे ही कंट्री छोड़ के जाना था। राइटिंग के लेसन के बाद एम हेमिल ने हिस्ट्री की क्लास ली और छोटे बच्चों ने अपने वॉवल्स प्रोनाउंस किए, और उन्हीं छोटे बच्चों के साथ जो ओल्ड हॉस्टर था लास्ट सीट पे, उसने भी रिसाइट किए। अब ये जो बच्चे थे फ्रेंड्स के साथ के, वो परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसें या रोएं, क्योंकि इतना फनी सीन हो गया था। प्लस वो अंदर से दुखी भी थे कि जा रहे हैं हमारे टीचर एम हेमिल। उसके बाद एग्जैक्ट 12 o'clock चर्च की बेल रिंग हुई, यानी कि उनकी छुट्टी का टाइम हो गया। ये चर्च की बेल ना इसलिए रिंग होती है क्योंकि ये प्रेयर ऑफरिंग्स का टाइम होता है। एम हेमिल खड़े हुए और फ्रांस ने नोटिस किया कि वो इतने लंबे लग रहे थे, एकदम पेल लग रहे थे। अब वो लंबे इसलिए लग रहे थे क्योंकि वो ग्रेव थे, वो दुखी थे, तो वो बिल्कुल सिंसियरिटी से खड़े थे। उसके बाद उन्होंने कहा माय फ्रेंड्स, पर अचानक से उनके गले में ऐसे लगा जैसे कुछ चोक हुआ और वो चुप हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो ग्रीफ से, सौरों से भरे हुए थे, मतलब उनका गला भर आया। पर उन्होंने बैकवर्ड्स टर्न किया और बोर्ड पे लिखा विव ले फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, और गेस्चर किया बच्चों को कि द क्लास इज डिसमिस्ड। और इसी के साथ यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अब हमने ना कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हमने ना क्लास 12th में तो एटलीस्ट इन चैप्टर्स को ना स्टोरीज की तरह नहीं लेना। हमने इसे क्रिटिकली समझना है, एनालाइज करना है और क्वेश्चंस को कंस्ट्रक्ट करके लिखना है। अब भारी भारी शब्द यूज़ कर रहा हूँ थोड़े, इसका मतलब ये नहीं है कि ये भारी चीज़ें हैं, नहीं। इसका मतलब है हमने इसे भी साइंस की तरह अंडरस्टैंड करके चलना है। मतलब हमने एक एक वर्ड को, एक एक चीज़ को फील करके चलना है, ताकि हम आंसर्स में उसे एक्सप्रेस करके लिख पाएँ। क्योंकि होता क्या है, कई बार टीचर्स ना एग्जैक्ट बुक की चीज़ों को नहीं मांगते, वो एनालिसिस को मांगते हैं जो वो राइटर कहना चाह रहा है। तो हमने चैप्टर को समझ के लिखना है। लोग अक्सर क्या करते हैं, समरीज लिखाते हैं। हमने समरीज नहीं लिखनी, हमने उस क्वेश्चन में जो चीज़ दी गई है उसे समझ के उसके बारे में, उसके अराउंड स्टोरी कंस्ट्रक्ट करनी। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यार मैं ये लाइक वाइक करने को ना इसलिए बोलता रहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, उनकी भी हेल्प हो, मेरी भी हेल्प हो, और मैं इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँ। अब इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, लिंक है, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। राउंड अबाउट 50 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और अगर आप चाहते हो मैं उस क्वेश्चंस को डिस्कस करके उन पे भी एक वीडियो बनाऊं, सो प्लीज़ लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। चलो एक जल्दी से हैक बताता हूँ। यार इंग्लिश में ना कभी भी नए वर्ड से डरना नहीं है तुम्हें। जब भी कोई नया वर्ड आए ना, ये मत सोचो हमें नहीं आता। जैसे अनसीन पैसेज में या कहीं भी कोई नया वर्ड आए, उसका मीनिंग पूछो तो उससे घबराओ मत, उसे आराम से ब्रेक डाउन करके चलो। उससे एक पिछला वर्ड देखो, एक अगला वर्ड देखो, और 60-70% केसेस में तुम एज्यूम कर लोगे कि उसका मतलब क्या है। अगर ऐसे नहीं होता तो वो मल्टीपल चॉइस आएगा, उसमें जो भी चारों को रख रख के देख लो उसकी जगह कि कौन सा वर्ड उसे रिप्लेस कर रहा है एग्जैक्ट।
उस वर्ड को नहीं समझना, उस पूरे सिनेरियो को समझना है कि वो लाइन क्या मीनिंग कन्वे कर रही है। अगर हमने उसे समझ लिया ना तो वर्ड अपने आप समझ जाएंगे। भाई डिक्शनरी तो है नहीं हम कि हम सारे वर्ड्स के मीनिंग जाने, और वो हमसे चाहते भी नहीं कि तुम सारे वर्ड्स के मीनिंग जानो, पर वो चाहते हैं कि तुम्हें एनालाइज करना आना चाहिए। तुम्हें आना चाहिए कि कैसे तुम उस वर्ड की जगह कोई और वर्ड पुट कर सको। थैंक यू एवरीवन, यू आर सच एन अमेजिंग ऑडियंस। और ऐसे ही वीडियोस एक्सप्लेनेशंस के मैं लाता रहूँगा।